हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था। नीट 2023 की बात करें तो उस समय एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ये क्वेश्चन पॉलीसैकेराइड का था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो रिसेंट ईयर में पूछे गए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड्स एक्चुअल में क्या होते हैं? तो पॉलीसैकेराइड एक्चुअल में होते हैं इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमें यहाँ स्टडी नहीं करनी है। इन बायो केमिस्ट्री में आपको मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की भी स्टडी करनी है। ठीक, तो यहाँ हम केवल डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो जब हम डिस्कस करेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एक्चुअल में होते क्या हैं? तो यहाँ पे देखो, पॉली वर्ड्स का मतलब ये पॉलीमर। तो पॉलीसैकेराइड एक्चुअल में होता है पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो जाके एक पॉलीसैकेराइड बनता है। ठीक, अब मोनोसैकेराइड में क्या आता है? तो मोनोसैकेराइड में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। ट्रायोज आते हैं, टेट्रोज आते हैं, पेंटोज आते हैं, हेक्सोज आते हैं। हेक्सोज में तुम देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से भी पॉलीसैकेराइड बन सकता है। फ्रक्टोज से पॉलीसैकेराइड बन सकता है। तो एक फ्रक्टोज दूसरे फ्रक्टोज से जुड़ रहा है, दूसरा फ्रक्टोज तीसरे फ्रक्टोज से जुड़ रहा है, चौथे फ्रक्टोज, तो ऐसे जुड़ के एक पॉलीसैकेराइड बना सकता है। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ जाएँ, एक ग्लूकोज से दूसरा ग्लूकोज, दूसरे ग्लूकोज से तीसरा ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी जुड़ के क्या बना सकते हैं? पॉलीसैकेराइड बना सकते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में एक्चुअल में क्या होता है? एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ता है और दूसरा मोनोसैकेराइड तीसरे मोनोसैकेराइड से, ये चौथे मोनोसैकेराइड से, ये पाँचवें मोनोसैकेराइड से। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड आपस में ऐड होते हैं तो जाके बनता है हमारा क्या? पॉलीसैकेराइड। अब ये जो पॉलीसैकेराइड बनता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि दो मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या बहुत लोग इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी लिखते हैं। ठीक है, तो दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे किससे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो आपसे पूछ देगा कि पॉलीसैकेराइड्स में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो बताना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो एक मोनोसैकेराइड से OH निकलता है और एक से H निकलता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में एलिमिनेशन होता है H2O का। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता है H2O का कब? जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तब। तो कोई पूछेगा पॉलीसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आंसर होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर ये पॉलीसैकेराइड को हम देखें, तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो एक्चुअल में मोनोसैकेराइड से बन रहा है। तो अब ये मोनोसैकेराइड सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के। तो उसके बेसिस पे हमने पॉलीसैकेराइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पॉलीसैकेराइड को हमने डिवाइड किया, एक हमने बनाया होमोपॉलीमर या होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हमारा बना हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब होमोपॉलीमर या क्या होते हैं? तो यहाँ देखो, होमोपॉलीमर में क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर या बोल सकते हो मोनोसैकेराइड। तो अगर केवल एक टाइप का मोनोसैकेराइड है तो उसको हम होमोपॉलीमर या होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में क्या होगा? डिफरेंट मोनोसैकेराइड होंगे। अगर उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड्स जुड़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो अगर पॉलीसैकेराइड का कोई बिल्डिंग ब्लॉक पूछ ले, यहाँ पे वैसे लिख दे रहा हूँ बिल्डिंग ब्लॉक, बस ध्यान रखना, तो वो होगा हमारा मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोनोसैकेराइड से तो मिलकर बना है। तो पॉलीमर का बिल्डिंग ब्लॉक मोनोमर होता है। होमोपॉलीमर या होमोपॉलीसैकेराइड्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स में हमको किसको किसको जानना है? तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज होमोपॉलीसैकेराइड है, स्टार्च होमोपॉलीसैकेराइड है, काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है। और जब हम हेट्रोपॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो उसमें हमारा आता है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। पेप्टाइडोग्लाइकन कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो बनती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। अब हम लोग बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड की। तो अगर हम ध्यान दें होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में, तो होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में अगर हम ध्यान दें तो होमोपॉलीसैकेराइड अगर देखोगे तो होमोपॉलीसैकेराइड में हमारे पास क्या है? एक तो सेलुलोज है, स्टार्च है, काइटिन है, ग्लाइकोजन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेलुलोज के बारे में।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सेलुलोज के बारे में। तो देखो सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। सेलुलोज एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि होमोपॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। तो सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पे और अच्छा करना है तो बोल सकते हो होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पाया कहाँ पे जाता है, तो आंसर है सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। और अगर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा, उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे दूसरा है स्टार्च। तो जब आप नोटिस करोगे ना, एक चीज़ नोटिस करोगे स्टार्च के बारे में, क्या नोटिस करना है कि स्टार्च अगर देखोगे तो स्टार्च भी होता है तुम्हारा होमोपॉलीमर। स्टार्च हमारा क्या है, होमोपॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज का। स्टार्च इज आल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है फाउंड इन प्लांट्स रिजर्व फूड। तो प्लांट्स जो होता है ना उनका रिजर्व फूड अगर पूछ दे कि प्लांट्स में रिजर्व फूड क्या होता है, तो उसको बताना होगा आपको, सॉरी स्टार्च होता है। तो प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल कौन होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च इज अ रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के पास सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अब इस सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर से फ़ायदा क्या होता है कि इस जो ये जो हेलिकल होता है ना वो बाइंड कर जाता है आयोडीन से। तो यहाँ पे बनता है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। तो स्टार्च क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है, किससे बाइंड कर जाता है, आयोडीन से। तो हमारा बनता है स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। ये स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि जब स्टार्च होता है, स्टार्च के पास सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, उस सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर आयोडीन के साथ बाइंड करके स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसके वजह से ब्लू कलर अपीयर होता है। बट अगर सेलुलोज की बात करोगे तो सेलुलोज के पास अगर ध्यान दोगे तो सेलुलोज डज नॉट हैव सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। तो सेलुलोज के पास सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है। और जब सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है तो सेलुलोज की जो बाइंडिंग होगी वो आयोडीन के साथ नहीं होगी। तो सेलुलोज आयोडीन के साथ बाइंड नहीं होगा तो सेलुलोज आयोडीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा। तो स्टार्च के केस में केवल ब्लू कलर अपीयर होता है, ठीक। तो हमने डिस्कस कर लिए दो होमोपॉलीसैकेराइड। एक होमोपॉलीसैकेराइड हमारा सेलुलोज था, दूसरा होमोपॉलीसैकेराइड हमारा कौन था, स्टार्च था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड जिसका नाम है, नेक्स्ट होमोपॉलीसैकेराइड जिसका नाम है काइटिन। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। काइटिन इज आल्सो अ होमोपॉलीसैकेराइड। तो काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड होता है, इसके पास एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और ग्लूकोसामीन, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। ये पाया कहाँ जाता है, तो एक्जो स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनका जो एक्जो स्केलेटन बना होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। इसके अलावा जो फंजाई होते हैं, फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल भी किसके बनी होती हैं, काइटिन के बने होते हैं। तो काइटिन के बारे में इतनी बातें ध्यान रखना कि काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड होता है, इसके अंदर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और ग्लूकोसामीन पाया जाता है। ये पाया जाता है एक्जोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और फंगल सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है वो है, देखो इंसुलिन नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, इंसुलिन अलग है, यहाँ पे हमारा पॉलीसैकेराइड है इनुलिन। इंसुलिन जो एक्चुअल में होता है ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है और ये हमारे बॉडी का हार्मोन होता है, हमारे बॉडी में पाया जाने वाला हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर का होता है। लेकिन इनुलिन अलग है, इनुलिन पॉलीसैकेराइड है और ये एक्चुअल में किसका पॉलीसैकेराइड है, या अच्छा करना हो तो ये लिखो होमोपॉलीसैकेराइड। तो इनुलिन क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है, किसका, फ्रक्टोज का। तो अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, बस ध्यान रखो, डायरेक्ट पूछ सकता है। तो इनुलिन क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है, किसका, फ्रक्टोज का। तो हमने काइटिन डिस्कस कर लिया, इनुलिन डिस्कस कर लिया, सेलुलोज डिस्कस कर लिया, स्टार्च डिस्कस कर लिया। अब क्या बचा, ग्लाइकोजन। अच्छा यहाँ इनुलिन नहीं लिखा था तो बढ़ा लेते हैं, ग्लाइकोजन। अब हमारे पास कौन आया, ग्लाइकोजन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोजन के बारे में।
ग्लाइकोजन के बारे में पहली बात तो सबको पता होगी, होमोपॉलीसैकेराइड है, क्योंकि होमोपॉलीसैकेराइड ही अपन डिस्कस ही कर रहे हैं। होमोपॉलीसैकेराइड है लेकिन किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का होमोपॉलीसैकेराइड है। फंक्शन क्या होता है? तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में फूड का जो स्टोरेज होता है वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन, या एनिमल्स के फॉर्म में, या एनिमल्स में। तो ये क्या एक्चुअल में क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबका रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। जैसे ह्यूमंस की बॉडी में भी अगर देखोगे तो ग्लाइकोजन ही क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। ग्लाइकोजन में एक चीज़ ये होता है कि इसमें ब्रांच्ड होता है। देखो अब तक जितने डिस्कस किए थे उनमें ब्रांचिंग या नहीं होती या बहुत कम होती है, जबकि ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक मोनोसैकेराइड है और ये एक दूसरा मोनोसैकेराइड है, और ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अलावा तुम ईथर बॉन्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये ईथर का काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब तुम इस वाले पार्ट को जब जूम करोगे तो तुमको दिखेगा कि एक मोनोसैकेराइड है, हेक्सोज है, एक दूसरा मोनोसैकेराइड है, तीसरा मोनोसैकेराइड, चौथा ये आपस में जुड़े हैं, और इस वाले मोनोसैकेराइड से इस साइड में जाके एक और चेन बन रही है। तो यहाँ पे देखो कि एक चेन, ये मेन चेन तो है ही, मेन चेन के अलावा भी ये चेन बन रही है, तो यहाँ पे ब्रांच बन रही है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्लाइकोजन में ब्रांच का फार्मेशन होता है, तो ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। ठीक, तो ये हो गया हमारा थ्योरी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे जितनी लाइनें हैं सारी की सारी एनसीईआरटी की हैं। एनसीईआरटी में देखो क्या कर रहा है? द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट। एसिड इनसॉल्युबल का मतलब रिटेंटेट की बात कर रहा। आल्सो हैज़ पॉलीसैकेराइड, उसमें पॉलीसैकेराइड भी होता है, यानी पॉलीसैकेराइड भी क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो पॉलीसैकेराइड और लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन के शुगर होते हैं। ठीक, दे आर थ्रेड, लिटरली अ कॉटन थ्रेड, थ्रेड नुमा होता है। इसमें डिफरेंट मोनोसैकेराइड होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि एक मोनोसैकेराइड, दूसरा मोनोसैकेराइड, ये सारे मोनोसैकेराइड जुड़ के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, और एक जो मोनोसैकेराइड होता है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हैं। तो बोल देगा कि पॉलीसैकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, तो उसको बताना कि मोनोसैकेराइड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं कि सेलुलोज जो होता है पॉलीमर होता है। ठीक, पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड है, इसमें एक टाइप का मोनोसैकेराइड पाया जाता है। तो देखो मैंने पहले ही बताया कि होमोपॉलीमर जितने भी होते हैं उसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड होता है। तो सेलुलोज में एक टाइप का मोनोसैकेराइड है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये होमोपॉलीमर है। ठीक, स्टार्च जो वेरिएंट ऑफ दिस, यानी स्टार्च भी क्या है? होमोपॉलीमर ही है। इसका काम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में जो एनर्जी स्टोर होकर रहती है वो स्टार्च के फॉर्म में रहती है, या जो फूड स्टोर होकर रहता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। एनिमल्स में देखोगे तो एनिमल्स में फूड का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन देखता है। इनुलिन इज अ पॉलीमर, किसका पॉलीमर? फ्रक्टोज का, पीछे देख चुके हैं। इनुलिन अलग है, इंसुलिन अलग है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन में अगर बात करें, ग्लाइकोजन में बात करें, तो जो इनका राइट एंड होता है, यहाँ पे ध्यान दो, जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, आर फॉर राइट एंड आर फॉर रिड्यूसिंग। जो इनका लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि लेफ्ट एंड पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। देखो एक्चुअल में अगर किसी कार्बन के पास फ्री CO ग्रुप है, किसी पॉलीसैकेराइड के पास फ्री CO ग्रुप है, तो वो रिड्यूसिंग होंगे, और अगर फ्री CO ग्रुप नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक नाम दे रहा हूँ, ये नाम तुमको हमेशा याद होना चाहिए, वो नाम है सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये नीट में पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें देखो ग्लाइकोजन की हम बात करें तो ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है। ठीक है, अब स्टार्च की अगर डिस्कस करें तो स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें आयोडीन को ये होल्ड कर लेता है, जिसके वजह से स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है और ये ब्लू कलर का दिखता है। सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स हेलिकल नहीं होते हैं, इसलिए ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एनसीईआरटी बोलती है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ये सबको पता है। पेपर जो बनाए जाते हैं वो प्लांट के पल्प के बनाए जाते हैं, कार्टन फाइबर के बनाए जाते हैं, वो भी सेलुलोज के बनते हैं। और देखो उसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इस दुनिया में है। देखो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि काइटिन की बात कर रहा है, यहाँ एक्चुअल में किसकी बात कर रहा है? काइटिन की। बता रहा है कि काइटिन में ग्लूकोसामीन और एनएसिटाइल गैलेक्टोसामीन पाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का अमीनो शुगर है। अच्छा, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, यानी जो काइटिन है, वो ज़्यादातर होमोपॉलीमर होते हैं। ठीक है, ये काइटिन का यूज कहाँ होता है? तो वो बता रहे हैं काइटिन जो होता है आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। इतनी बात एनसीईआरटी कहती है। ठीक, ये देखो नीट 2023 रिटर्न क्वेश्चन है। अगर देखोगे ना पॉलीसैकेराइड का, तो तुमको नीट आई थिंक 2019 में भी मिल जाएगा क्वेश्चन,
2019 से पहले 18-17 में भी मिल जाएगा, बट सबसे रिसेंट ईयर में मुझे लगता है कि पिछले 4 ईयर में ये पूछा गया एकदम बढ़िया सवाल है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर, सेलुलोज ब्लू कलर नहीं बनाता है आयोडीन के साथ, रीजन क्या है? तो आयोडीन के साथ सेलुलोज ब्लू कलर क्यों नहीं बनाता? तो उसको सिंपल रीज़न है कि इसके पास हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसकी स्ट्रक्चर हेलिकल नहीं होती। स्टार्च की स्ट्रक्चर हेलिकल होती है जिसकी वजह से वो ब्लू कलर बनाता है। तो इसमें देखो इट ब्रेक डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विथ, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। इट इज़ डाइसैकेराइड, देखो भाई सेलुलोज डाइसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड है, तो ये भी गलत है। इट इज़ हेलिकल मॉलिक्यूल, अगर हेलिकल होता तो वो आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता तब तो ब्लू कलर आता ही, लेकिन वो बोला नहीं बनाता, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इट डज नॉट कंटेन हेलिकल कॉम्प्लेक्स, तो देख रहे हो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके पास हेलिकल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, जिसके वजह से ये आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर नहीं अपीयर होता है। ओके, तो ये एक्चुअल में ना तुम देखोगे तो एनसीईआरटी की ये डायरेक्ट लाइन है, ठीक है। और मैं आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड ही बताता हूँ, ठीक। तो एनसीईआरटी की भी जितनी भी लाइनें होंगी वो भी अपन बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहें और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू।